हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारे मूल अधिकार, जिनको हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। तो आज हमारी इस टॉपिक की 8वीं क्लास है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ चुके हैं हम, एक बार उसको फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर आज जो पढ़ने वाले हैं उस पर आएंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने ये जाना था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे संविधान के कौन से भाग में आते हैं और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं। फिर हमने उसके बाद ये पढ़ा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। फिर उसके बाद हमने ये जाना था कि जो आर्टिकल 12 है, जो आर्टिकल 12 है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें क्या वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके जो असंगत विधियां हैं उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, वो सब हम पढ़ चुके हैं, मतलब कि आर्टिकल 13 में क्या क्या बताया गया है वो हमने सब पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद जो हमारे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 14 से लेके 32 तक हमने ये सब पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो विदेशी लोग हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या क्या मूल अधिकार हैं यदि वो भारत में आते हैं, या फिर यदि वो भारत में कुछ दिन के लिए घूमने आते हैं या रह रहे हैं, या किसी भी तरीके से जो विदेशी होते हैं उनके क्या क्या मूल अधिकार हैं और क्या क्या उनके नहीं है, क्या क्या केवल भारतीयों के लिए मूल अधिकार हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स हम अब जब हम पूरे हमने पढ़ लिए थे, हमने जान लिया था कि आर्टिकल 14 में क्या है। जैसे कि आर्टिकल 14 जो है, जो सबसे पहला हमारे, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि हमारे 6 मूल अधिकार होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर आता है हमारी रिट आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है समानता तक का अधिकार। जो समानता का अधिकार है उसमें कितने आर्टिकल है, उसमें आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक किसके अंदर आता है, समानता के अधिकार के अंदर आता है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सदा समानता का अधिकार क्या है और इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और उसके अंदर क्या क्या बातें दी गई हैं, कि हम क्या क्या बताया गया है हमारे संविधान के अंदर। ऐसे ही फिर हम पढ़ेंगे कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब कि जो हमारे राइट्स हैं, मतलब अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं समानता के अधिकार के बारे में, कि जो समानता का अधिकार है वो एग्जैक्ट में है क्या। चलिए, तो समानता के अधिकार में सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, समानता के अधिकार में हम पढ़ेंगे जो विधि के समक्ष जो समता है ये क्या होती है, और विधियों का जो समान संरक्षण है ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य जो भारत है, मतलब कि भारत जो राज्य हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 बताता है कि जो राज्य हैं, जो स्टेट है, जो देश है, भारत देश, जो राज्य से मतलब है भारत के लिए है, और भारत के राज्य, जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं वो है भारत के जो स्टेट्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को, हमारा संविधान बताता है, संविधान के अंदर जो आर्टिकल 14 है वो ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या फिर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है।
तो चाहे वो नागरिक है, भारतीय नागरिक है या फिर कोई विदेशी है, तो सब पर यह क्या अधिकार है, ये सब पर ही लागू होता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहा गया है इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है, शब्द में विधि व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह की विधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। अब जैसे व्यक्ति, जब हम व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति में केवल एक पर्सन ही नहीं आएगा। व्यक्ति से मतलब है कि जो विधिक व्यक्ति हैं, जैसे कि जो संवैधानिक निगम हैं, कंपनियां हो गई या फिर पंजीकृत समितियां हो गई या किसी भी जो अन्य तरह की जो विधिक व्यक्ति हैं, मतलब इसमें सम्मिलित हैं। व्यक्ति में ये सारे चीज़ें आ गई। जैसे कि जैसे संवैधानिक निगम है तो ये भी किसके, व्यक्ति के अंतर्गत आ गई। कंपनियां, पंजीकृत समितियां, ये सब व्यक्ति के अंतर्गत ही है। मतलब व्यक्ति जब हम पढ़ेंगे ना तो व्यक्ति से मतलब ये निकलेगा कि केवल लोगों के लिए ही नहीं, व्यक्ति में ये सब चीज़ें आ गई, मतलब कि ये इनके अधिकार हैं, ये इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, आगे कहा गया है जो विधि के समक्ष समता। अब ये विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये अब समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि कैसे, क्या पहले क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है। जो विधि के समक्ष समता है, ये विचार कहाँ का है, ये विचार है ब्रिटिश मूल का। जबकि विधियों के समान संरक्षण, जो जबकि क्या है, विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोनों अलग अलग बातें हैं। विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण दोनों ही अलग अलग बातें हैं। जो विधि के समान समता है, ये तो कहाँ से लिया गया है, ये तो ब्रिटिश का मूल विचार है। जबकि विधियों के समान संरक्षण है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है पहले संदर्भ में शामिल है। अब जो पहला संदर्भ है, विधि के समान, विधि के समक्ष समता, जो पहला संदर्भ है उसमें क्या क्या बातें शामिल है। उसमें सबसे पहले ये आती है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विधि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, उसके पक्ष में क्या है, विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, के उसके पक्ष में कुछ उसके विशेष अधिकार हैं। पहली बात ये होगी। आगे आती है साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। अब साधारण विधि हो गई या फिर साधारण विधि न्यायालय हो गया, उसके तहत क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, फिर तीसरी बात क्या कही गई है, तीसरी बताई गई है कोई व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, मतलब कि विधि से ऊपर नहीं है। ये लोग क्या है, विधि से ऊपर नहीं है। तो जो विधि के समक्ष समता है, उसका तो ये मतलब निकलता है, उसमें तो ये बातें आती हैं। अब दूसरा संदर्भ क्या है, उसमें क्या बातें नहीं है, दूसरा संदर्भ आता है कि जो विधियों का समान संरक्षण है, विधियों का समान संरक्षण। अब उसमें क्या बातें बताई गई हैं, उसमें क्या आता है, उस पर देखते हैं, उस पर आते हैं। तो उस पर क्या कहा गया है, विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार क्या है, समता, मतलब व्यवहार समता। कि जो सबसे पहली बात क्या बताई गई है, जो विधि है, विधि द्वारा जो प्रदत्त विशेषाधिकार हैं, जो विधि द्वारा किसी भी व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं या फिर अध्यारोपित दायित्व, जो उनका दायित्व है, जो किसी भी व्यक्ति का दायित्व है, दोनों में समान परिस्थितियों में अंतर्गत व्यवहार समान समता, मतलब कि दोनों में हर एक परिस्थिति में क्या है, अंतर्गत व्यवहार समता होनी चाहिए। फिर अगला बताया गया है समान विधि के तर्कसंगत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है। अब जो भी विधि का जो अंतर्गत आते हैं, उनके लिए क्या है, सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है जो विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्या बताया गया है, आगे बताया गया है बिना भेदभाव के किसी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। मतलब कि बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ क्या होना चाहिए, सभी के साथ समान तरीके का व्यवहार होना चाहिए। तो इस तरह पहला जो नकारात्मक संदर्भ है, जो पहले हमने पढ़ा, तो उससे हमें क्या है, एक नेगेटिविटी वाली वो आती है हमारे माइंड में। लेकिन जबकि जो दूसरा है, वो जो हमने ये पढ़े हैं ये तीन, तो इसमें क्या है, एक पॉजिटिविटी वाली बात आती है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य वही निकलता है कि जो विधि है, अवसर है और न्याय की समानता है। लेकिन थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज हो जाती है, मतलब कि उनको पढ़ के दिमाग में थोड़ा सा ये हो जाता है
कि जैसे कि किसी व्यक्ति का जो विशेषाधिकार अनुपस्थित हैं, जैसे हमने पढ़ा किसी पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, है ना। दूसरा हमने पढ़ा कि जो साधारण विधि है या साधारण विधि न्यायालय के तहत जो सभी व्यक्ति हैं उनके लिए क्या है, समान व्यवहार है। तो इसको पढ़कर थोड़ा सा हमें ये आ जाता है कि अगर हम कुछ गलत कर भी देंगे, अगर हम कोर्ट में पहुंच भी जाएंगे, तो हमारे लिए क्या है, समान ही व्यवहार किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है। दोनों का मतलब क्या निकलता है, दोनों का उद्देश्य क्या है कि जो विधि है, हमारा जो कानून है या फिर अवसर है या फिर न्याय की समानता, दोनों का मतलब ये ही निकल के आता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है जो उच्चतम न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ने व्यवस्था दी कि जहाँ समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहता है कि जहाँ समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। तो जहाँ पर भेदभाव होता है किसी भी तरीके का, तो वहाँ पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है, लेकिन जबकि क्या है, जो आर्टिकल 14 है, जो श्रेणी है, जो श्रेणी विधान है, उसको क्या कर रहा है, वो जो श्रेणी विधान है उसको अस्वीकार कर रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देने के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। अब ये क्या बताता है, आर्टिकल 14 जो है वो क्या करता है कि जो श्रेणी विधान है उसको तो अस्वीकृत करता है, उसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो विधि के द्वारा जो व्यक्ति हैं या वस्तुओं हैं या लेन देने का जो तर्क संगत है, जो लेने देने की बात है, उसको वर्गीकरण करता है, उसके बारे में हमको बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य बनावटी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वर्गीकरण है उनके बीच में, वो क्या होना चाहिए, वो विवेक शून्य बनावटी नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ बनावट वाली नहीं होनी चाहिए चीज़ें, उसमें सब कुछ साफ और सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी झूठ ना इंक्लूड हो उसमें, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होनी चाहिए। बल्कि क्या होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए, सशक्त होनी चाहिए और पृथक होनी चाहिए। मतलब कि अलग अलग चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव या फिर किसी भी तरीके की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, इसमें आगे है हमारा कि क्या है ये विधि का शासन। अब विधि का शासन क्या है, विधि द्वारा शासन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें कहा गया है, ब्रिटिश न्यायवादी, मतलब एक ब्रिटिश के जस्टिस थे, वो क्या नाम था उनका, उनका नाम था एवी डायसी, का मानना है, उनका क्या मानना था है कि विधि के समक्ष समता, मतलब जो विधि है उसके समक्ष समता का विचार या फिर विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। जो ब्रिटिश न्यायवादी हैं, जो ब्रिटिश जस्टिस हैं, उनका क्या मानना है, उनका मानना है कि जो विधि के समक्ष समता समता है, जो हमारा विधि है उसके समक्ष जो चीज़ें समान है, समता है, उसका जो विचार है वो विधि का शासन, मतलब जो विधि का शासन जो सिद्धांत है उसका मूल तत्व है। ये क्या है, ये इसका मूल तत्व है, इसका ये मूल तत्व है। ठीक है, इस संबंध में उन्होंने 3 बातें कही या फिर 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो वो 3 बातें क्या क्या हैं या 3 अवधारणाएं क्या क्या हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। तो जो इच्छाधीन शक्ति हैं उसकी अनुपस्थिति, मतलब कि या फिर हम अलग से कह सकते हैं अर्थात में, मतलब कि या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी व्यक्ति जो विधि है, जो कानून है, उसका उल्लंघन करता है तभी उसको दंडित किया जाएगा, तभी उसको पनिशमेंट दी जाएगी, अदरवाइज उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो उनकी सबसे पहली बात ये आई उनकी निकल कर, उनका कहना ये था। ठीक है, अगला क्या है, अगली बात उन्होंने क्या कही, अगली बात उन्होंने कही विधि के समक्ष समता आवश्यक है। अब जो हमारी विधि है तो उसके समक्ष समता क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, कोई भी व्यक्ति है
चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे ऊंचा है चाहे नीचा है, अधिकारी है या फिर गैर अधिकारी, कानून से ऊपर नहीं है। मतलब कि कानून सर्वोपरि है, कानून सबसे ऊपर है। ठीक है। तो जो समानता का अधिकार है उसमें ये सब बातें हैं कि सब समान तो हैं, सब व्यक्ति सब लोग हर चीज़ में समान हैं, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई गलती करेगा तो उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। जो विधि में बातें ली, जो नियम कायदे कानून है, यदि कोई भी व्यक्ति उनको तोड़ेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। लेकिन कानून सब समान है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है। जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनकी जो प्रमुखता है, या फिर जो संविधान ने जो व्यक्तिगत अधिकार दिए हैं उनका परिणाम है। उनका क्या है, ये परिणाम है। जैसे कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। अब जो संविधान है वो क्या है कि उसको न्यायालय द्वारा, इसको क्या है, जो विधि है, ये सब चीज़ें हैं, ये इनको न्यायालय द्वारा परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। किसी के व्यक्ति के, किसी के पर्सनल अधिकारों का स्रोत नहीं है संविधान। ठीक है। और जिसको कि कौन लागू करवाता है, जिसको कि हमारा जो न्यायालय है वो उसको लागू करवाता है। तो ये किसका मानना है, किसका कहना है? ये जो ब्रिटिश के एक न्यायवादी हैं, एक जस्टिस हैं, जिनका नाम क्या है, एवी डायसी, वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके सेंस में। मतलब कि उनके कहने का मतलब ये है कि जो हमने पहले सारी बातें पढ़ी हैं, कंक्लूजन में उन्होंने ये 3 बातें कही। ठीक है। अब आगे जानते हैं। तो आगे कहा गया है, आगे क्या बोला गया है, पहला एवं दूसरा कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकता है, तीसरा नहीं। अब जो उन्होंने 3 बातें बोली थी, उन्होंने पहली बात बोली कि कोई भी व्यक्ति अगर विधि का उल्लंघन करता है तो ही उसको दंडित किया जाएगा, नहीं तो नहीं। दूसरा ये बोला कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। तीसरा ये बोला कि क्या है, नियम कानून या न्यायालय परिभाषित करेगा और उसको लागू करेगा, न कि क्या है, वो संविधान का जो व्यक्तिक अधिकारों का स्रोत है। तो भारत के अंदर केवल पहली 2 बातें ही लागू होती हैं, तीसरी बात भारत के अंदर नहीं होती। ठीक है। या फिर व्यवस्था में लागू हो सकती है, तीसरी नहीं, क्योंकि भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो संविधान है वो ही क्या है, भारत के व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। ठीक है। इस वजह से पहली 2 बातें ही भारत के अंदर लागू होती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या मानना है, उसका मानना है कि जो आर्टिकल 14 है उसके अंतर्गत जो उल्लिखित, क्या उसके अंतर्गत जो बताया गया है कि विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। मतलब कि जो हमारा विधि द्वारा ही भारत का ऊपर क्या है, शासन, यही क्या है, संविधान का मूल तत्व है। इसलिए इसे किसी भी तरह, यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये जो विधि का शासन है इसको क्या नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी तरीके से, यहाँ तक कि हमारे जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंडमेंट करके भी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये हमने क्या जाना, ये हमने जाना था कि जो विधि के समक्ष समता है और विधियों का जो समान संरक्षण है उसका मतलब क्या निकलता है, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में हमने जाना। ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्या जानेंगे कि जो समता है उसके अपवाद क्या है, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं। उसके बाद हम इसमें समता के अधिकार में ही पढ़ेंगे जो कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, वो हम क्या पढ़ेंगे, वो भी हम धीरे धीरे इसमें जानेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो शैक्षणिक संस्था के अन्य ओबीसी वगैरह के लिए, इनके लिए जो आरक्षण है, या फिर जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए जो आरक्षण है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लोक नियोजन के विषय में जो अवसर की समानता है वो सब हम ये सब धीरे धीरे, जो अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का अंत है, क्योंकि एक एक करके आर्टिकल 14 पढ़ लिया, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे, तो सारा कुछ सब समता के अधिकार इसमें ही आता है ना, समता का अधिकार के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब हम धीरे धीरे करके
पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई है। अगर समझ आई हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट में जीएस पढ़ सकें। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल पॉलिटी आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा डिटेल पॉलिटी में कुछ हो पाएगा। मतलब जितना डिटेल हो पा रहा है मुझसे, मैं उतना डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके सब आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।